सहरा में शजर बाकी है। पापा, मम्मी कब आएंगी? पापा के कंधे पर सर रखे उसने सवाल कर दिया। एहतिशाम अली ने अखबार पर से नजरें हटाकर उसे देखा। आज कितने महीनों बाद उसने अपनी मम्मा आयशा के मुतालिक पूछा था। 6 साला मोमल सहम कर रह गई थी। आप क्यों पूछ रही हैं बेटा? जानते पूछते हकीकत से नजरें चुरा ली। बेटी अपनी माँ के मुतालिक क्यों पूछ सकती है? पापा, मम्मी बहुत याद आती है। इनके बाजू में मुंह छुपा लिया। एहतिशाम अली धीरे धीरे उसे थपकने लगे। ये कुदरत का फैसला था, इसमें उनका क्या दोष? आयशा तो अपनी तमाम तर खूबसूरतियाँ शौक लिए और गजाली आंखों समेत उन्हें भी बहुत याद आती थी। वो तो उसे भूले ही नहीं थे। उसका वजूद आज भी रोशन था। उन्होंने अपनी बेटी से झूठ नहीं बोला था। जानते थे झूठ की हकीकत कितनी तल्ख होती है। बेटा जान, मैंने आपको बताया ना, मम्मी अल्लाह मियाँ के पास गई हैं और जो वहाँ जाता है वापसी का रास्ता भूल जाता है। पापा, आप मुझे बताएं, मैं ले आती हूँ। वो मेरा कहा नहीं टालेंगी। वो जानते थे उनकी बेटी बहुत ज़हीन है, मगर काश इनकी बात समझ लेती। बताएं ना पापा, मम्मी प्लेन में आ जाएंगी, हम गाड़ी में जाकर उन्हें ले आएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ी फुप्पो को लेने जाते थे। उन्होंने अपनी नाजुक फूल जैसी बेटी को बाजू में छुपा लिया। आयशा बताओ, मैं ऐसे क्या जवाब दूं? आ जाओ प्लीज, आ जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को मुतमईन नहीं कर सकता। तरस रही है ये तुम्हारे लिए। आ जाओ। देखो ये घर, ये कमरा मैं कितना बिखर गए हैं तुम्हारे जाने से। आओ। और देखो वो ऊंचे लंबे एहतिशाम अली अपनी बेटी के लफ्जों पर रो दिए। पापा। मोमल उठ बैठी। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। प्लीज मत रोएं। मैं आइंदा नहीं कहूँगी, मम्मी को याद नहीं करूँगी। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। नन्हे हाथों से उनके आंसू साफ करने लगी। नहीं जानती थी कि अब ये आंसू तो उम्र भर के लिए हैं। आयशा तो उनकी मोहब्बत, उनके घर की रानी थी। उसकी कमी तो सारी उम्र महसूस करेंगे। मुझे बताओ एहतिशाम, आज मैं हूँ, कल सब चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? किस तरह तैयार होगे? और तुम रह भी लोगे तो क्या मोमल रह लेगी? उसे माँ की जरूरत होगी, फिर तुम क्या करोगे? आपा महमूदा ने फिर उन्हें समझाया। आपा धीरे से सर उठाकर उन्हें देखा। आपा, मैं जानता हूँ वो ऐसी जगह चली गई है जहाँ से जाकर कोई वापस नहीं आता। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मुझे और मेरी बेटी को वो बहुत बड़ा रोक दे गई है अपनी जुदाई की शक्ल में। मगर अब हमें ये सब बर्दाश्त करना है। मुझ में और मोमल में बेहद हौसला है। वो मजबूत बाप की बेटी है, सह लेगी, रह लेगी अकेली। मगर मैं और वो इस घर में माँ और बीवी के रूप में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका लहजा टूटा हुआ था। एहतिशाम भाई का लहजा उन्हें भी रुला गया। पर पहाड़ जैसी जिंदगी ऐसे नहीं कट जाती बिना किसी सहारे के। आपा, मैं कोई कमजोर सी औरत नहीं हूँ, मर्द हूँ। उसकी मोहब्बत मेरे नजदीक मजबूत शजर की मानिंद है। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। उनका लहजा कतई था। तुम्हें नहीं मगर मोमल को तो एक माँ की जरूरत है। उन्होंने अजर तराशा। मैं उसे बाप के साथ साथ माँ का प्यार भी दूंगा, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। आपा प्लीज। उन्होंने हाथ जोड़े। अभी तो आयशा का कफन भी मैला नहीं हुआ और आप ऐसी बातें कर रही हैं। आयशा क्या सोचती होगी? एहतिशाम, आयशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ नहीं थी, हमारी भी जान थी उसमें, मोहब्बत थी हमें भी उससे। अम्मा कितने चाव से ब्याह कर लाई थी। मेरे भाई की जिंदगी थी वो, मगर अब उसकी जुदाई को रोग नहीं बनाया जा सकता। अम्मा के सामने ये हादसा होता तो वो इस दुख से मर जाती। मैं जानता हूँ आपा, अम्मा को उससे कितनी मोहब्बत थी। मेरा कहा भी नहीं मानोगे। आपका कहा सर आंखों पर आपा। आप अब अम्मा की जगह हैं, मगर आपा अभी नहीं। अभी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे बताएं आपा, क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज हो सकती है? वो चली गई है तो मैं इतना खुदगर्ज बन सकता हूँ कि उसकी जगह किसी और को दे दूँ। उनके लहजे में आंसुओं की नमी थी। आपा ने सर झुका लिया और इस मामले को कल पर डाल दिया। अम्मा ने शौक में कम उम्र में शादी कर दी थी। अभी ज्यादा उम्र भी नहीं थी। एहतिशाम की शादी के 6 साल बाद ही ट्रैफिक हादसे में आयशा का इंतकाल हो गया। अब आगे लंबी जिंदगी थी। बेटी भी कल को बड़ी होती तो पराए घर चली जाती। फिर एहतिशाम का क्या होता? इस ख्याल से वो एहतिशाम की शादी करना चाह रही थी, मगर वो मान नहीं रहे थे। आपा ठंडी सांस लेकर रह गयी। वो जानती थी एहतिशाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आयशा की वफात को 2 माह हुए थे और वो सब घर वालों को बेहद प्यारी थी। नाजुक मिलनसार, हरदम मुस्कुराहट होठों पर रक्स करती रहती।
सबका बेहद ख्याल रखती थी। जब तक अम्मा जिंदा रहीं, उन्हें हिलकर पानी भी नहीं पीने दिया। सेहत का, बीमारी का, आराम का, हर तरह का सुख एक बेटी की तरह से दिया था। उसे कौन भूल सकता था। गैरों का भी अपनों की तरह साथ देती थी। इतनी जल्दी कोई दूसरी उसकी जगह नहीं ले सकती थी, मगर अब मजबूरी थी। उन्हें वापस जाना था। वहाँ अनम, माहिन और दरख्शां थी। फराज में होता था। सबसे बड़ा अयाज शादी के फौरन बाद अलग हो गया था। जरियाब की किताबें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। यहाँ पर भी वही छोड़कर गया था। स्वयं होते ही वापस चला गया था। उनके शौहर असगर गिलानी अच्छी तबीयत के थे, लेकिन वो आखिर कब तक यहाँ रहती। उन्हें हर हाल में वापस कराची जाना था। जाने के ख्याल से हौल आने लगता था। सब वापस जा चुके थे। घर में सिर्फ एहतिशाम, मोमल और खुद वो रह गई थी। ये भी वापस चली जाती। एहतिशाम ने ऑफिस भी जाना था। घर में अकेली मोमल शाम तक किस तरह से रह सकती थी। नौकरों के साथ, नौकरों में भी कौन था। बुआ नसीबन जो खाना पकाती थी, शरफू जो सफाई करने के साथ साथ पौधों की भी देखभाल करता था, जो आयशा ने बेहद मेहनत से लगाए थे। एक छोटा सा लॉन था, चौकीदार जो सिर्फ बाहर के काम अंजाम देता था। किस तरह एक छोटी सी मासूम लड़की तन्हा रह सकती थी। अम्मा होती तो ठीक था, मगर अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरह जाना भी नहीं चाहती थी। एहतिशाम की बात भी समझती थी। मजबूरी इनकी भी थी। कोई हल नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त भी लॉन में मोमल के साथ बैठी इधर उधर की बातें करती। वो यही सोच रही थी कि क्या किया जाए। ये भी सोचा कि मोमल को साथ ले जाए, मगर एहतिशाम किसी सूरत मानने को तैयार न थे। आयशा की एक यही निशानी थी तो इनके पास थी, वरना तो दुनिया में और रह ही क्या गया था आयशा के जाने के बाद। फुप्पो, अब आप जाएंगी तो कब आएंगी फिर? बेटा, आप भी मेरे साथ चलें। फुप्पो, पापा को भी साथ ले चलें। मुझे पापा के बगैर नींद नहीं आएगी। काश बेटा, मैं तुम दोनों को साथ लेकर जा सकती। क्यों फुप्पो, क्या आपका घर बहुत छोटा है? बच्चे ने अपने जहन के मुताबिक बात करनी थी। नहीं जानू, तेरी फुप्पो का दिल तो इसके घर से भी ज्यादा बड़ा है। मैं अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखूंगी, उसे साथ लगाते हुए कहा। जानती थी एहतिशाम कभी भी इजाजत नहीं देंगे। फुप्पो, पापा को राजी कर लेते हैं, वो भी चले। नहीं, वो कभी राजी नहीं होगा। यहाँ उसका कारोबार है, उसकी हैसियत है, वो कैसे जाएगा वहाँ? खुद से कहा। तो फिर फुप्पो, आप यहाँ रह जाएं। काश मैं अपनी जानों के पास रह सकती। उन्होंने उसे भींच लिया। मोमल ने भी उनके सीने में मुंह छुपा लिया। कितनी प्यारी थी उनकी भतीजी, मगर साथ ही कितनी बदनसीब। जिस उम्र में बच्चे को माँ की जरूरत होती है, उस उम्र में नन्ही सी जान ममता से महरूम हो गई। जाने उसका नसीब कैसा लिखा था। तभी एहतिशाम अली की गाड़ी अंदर आ गई। फुप्पो, पापा आ गए। मोमल उनकी गोद से निकली और भागती हुई उनसे लिपट गई। एहतिशाम, बाप का प्यार तो तुम दे दोगे, क्या माँ की ममता भी दे सकोगे? तुम्हारी बेटी कल तुमसे माँ का तकाजा कर सकती है, फिर क्या करोगे? वो सोच में पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। आपा खैरियत? किस सोच में गुम है? वो उनके सामने बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम। वो खामोशी से उन्हें देखती रही। काश एहतिशाम, तुम मेरी बात समझ सकते। तुम्हें बीवी की ही नहीं, इस घर को एक औरत की भी जरूरत है। वो संजीदगी से बोली। मोमल बेटा, भागो जल्दी से, बुआ से कहो चाय लाएं। उन्होंने फौरन उसे अंदर भगा दिया। प्लीज आपा, मोमल के सामने ऐसी बातें मत किया करें। वो बेहद हसास है, असर लेगी इन बातों का। और मैं आपको कितनी दफा समझा चुका हूँ। फिलहाल मैं किसी दूसरी औरत को आयशा का नाम नहीं दे सकता। इस घर में औरत के रूप में बुआ है, माँ के रूप में आप हैं, मैं बाप हूँ, उसका फिर कमी किस बात की है? मुस्कुराकर उन्हें देखा और बस वो एहतिशाम को देखती रह गई। जिंदगी के इस हौलनाक हादसे को उन्होंने दिल पर ले लिया था। औरत के बगैर भी भला जिंदगी गुजर सकती है? मेरा टिकट ले आए। वो मुकम्मल नाराज हो गई। बिल्कुल आपा, हफ्ते की फ्लाइट है, वहाँ एयरपोर्ट पर असगर भाई और जरियाब लेने आएंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? एहतिशाम ने उनका हाथ थाम लिया। एहतिशाम, जिस्मानी तकलीफ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, असल तकलीफ रूहानी होती है। तुम्हारे फैसले से मेरी रूह को तकलीफ हुई है। अम्मा होती तो तुम उन्हें इसी तरह से जवाब देते। भाई की तन्हाई ने उन्हें आपदीदा कर दिया था। आपा, आपा, वो बेकरारी से दो जानों होकर उनके सामने बैठ गए। आप मेरे लिए बिल्कुल माँ जैसी हैं। मुझे आपके फैसले से इख्तलाफ नहीं है, मगर आपा, आयशा से मुझे मोहब्बत है। मैं किस तरह इतनी जल्दी किसी और से मंसूब हो जाऊं? क्या किसी प्यारे की मौत इंसान को इतना खुदगर्ज बना सकती है? बोले आपा। जवाब में उनके पास खामोशी थी। आपा, मेरा आपसे वादा है, जब भी मुझे ऐसे किसी नाते की जरूरत होगी, मैं आपसे ही राब्ता करूंगा। प्लीज आप यहाँ से खुशी खुशी जाएं। इस मामले को किसी और वक्त के लिए उठाकर रख दें, प्लीज। उन्होंने धीरे से उनके हाथ दबाए। एहतिशाम ठीक कह रहे थे। वो खामोशी से उनके बालों पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने इनकी गोद में मुंह छुपा लिया।
पापा फुप्पो कब आएंगी? होमवर्क करते हुए मोमल ने सर उठाकर उन्हें देखा। बेटा अभी तो फुप्पो गई हैं, अभी किस तरह से आ सकती हैं? उन्होंने अखबार पढ़ते पढ़ते कहा। फिर भी पापा कब तक? वो जवाब लेने पर बजिद थी। आपको फुप्पो बहुत याद आ रही हैं? अखबार तय करके वो एक तरफ रखते हुए बोले। जी पापा, तो आप इनसे फोन पर बात कर लें। फोन पर तो बात कर लूंगी, मगर मैं उन्हें यहाँ देखना चाहती हूँ। फिर बेटा आपको इनके पास भेज दें, फिर आप भी साथ चलेगा? नहीं बेटा, मेरा तो ऑफिस है ना यहाँ, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। उसने गोया फैसला दे दिया। उन्होंने मोमल को उठाकर अपने पास बिठा लिया। बेटा फुप्पो आपको याद आ रही हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए ना? एहतिशाम ने प्यार से चमकारा। फुप्पो आपको याद नहीं आती क्या? उसने उल्टा सवाल किया। हम तो बड़े हैं बेटा, इसलिए हमें इतना याद नहीं आती। चलें फिर रहने दे पापा, मुझे होमवर्क मुकम्मल करवा दें। चलें। वो भी उसके साथ मिल गए। आयशा के जाने से उन्हें यूं लगता जैसे वक्त ठहर गया हो, कहीं कोई हरकत ही नहीं है। जिंदगी मंजमद होकर रह गई थी। सुबह उठते मोमल को स्कूल के लिए तैयार करवाने के साथ साथ खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होते। मोमल को ऑफिस से पहले स्कूल छोड़ते, दोपहर को वैन घर छोड़ देती, फिर भी घर फोन करके तसल्ली कर लेते। शाम को ऑफिस से आते तो मोमल कभी सोती और कभी लॉन में खेलती मिलती। उसे होमवर्क करवाते, बातें करते, खेलते और यूं ही रात हो जाती। अगला दिन फिर यही मामूलात लिए आ जाता। जब भी ऑफिस से आते लॉन में कदम रखते, उनके दिल में एक हुक सी उठती। अब कभी उनकी जिंदगी का तारा नहीं निकल सकता था। अब कभी वो उस चांद चेहरे की सितारा आंखें नहीं देख सकेंगे। बेसाख्ता कह के अब इनके गिर्द नहीं बिखर सकते। रात सोने से पहले वो इनकी आंखों में उतर आती और उसे ही सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में उतर जाते, जहाँ वो भी उनके साथ होती। आयशा थी तो जिंदगी में एक नज़म, एक लुत्फ, एक करीना था। अब एहसास होता था घर की कितनी बातें, मोमल की कितनी जरूरतें होती हैं, जिन्हें अब उन्हें ही पूरा करना है। आयशा थी तो उन्हें सिवाय आयशा के किसी बात की खबर नहीं होती थी और अब उन्हें घर के बखेड़े भी समझ में आ रहे थे और वो साकिन जज्बों के साथ मोमल को संभालते हुए जिंदगी के दिन गुजार रहे थे। उस रोज ऑफिस से आए तो बुआ ने उन्हें बताया, मोमल आज सारा दिन रोती रही है। क्यों भाई, क्या हुआ है उसे? उन्होंने जी आज सबक याद नहीं किया था, स्कूल में सजा मिली थी इसीलिए। माय गॉड, तड़प कर अपने बेडरूम की तरफ गए। गलती तो उन्हीं की थी, कल उन्होंने होमवर्क चेक नहीं किया था। मोमल सो रही थी, आंसुओं के निशान चेहरे पर से आया थे। आई एम सॉरी बेटा, झुककर उसे प्यार किया। अजाले के तौर पर उसी वक्त होमवर्क चेक किया, आज कुछ याद करने के लिए नहीं था। आयशा के जाने के बाद ये उनकी पहली गैर जिम्मेदारी थी। आई एम सॉरी जानू, एक बार फिर उसे प्यार किया। मोमल जानू, आप तो बहुत बहादुर हैं, भला इतनी इतनी बातों पर थोड़ी रोते हैं। शाम को आइसक्रीम खिलाते हुए वो उसे समझा रहे थे। पापा मैं रो नहीं रही थी, आंखें खुद ही भीग रही थी। लहजे में शर्मिंदगी थी। वो मुस्कुरा दिए। चलो प्रॉमिस करो अब कभी नहीं रोगी। प्रॉमिस पापा। उसने एकदम से उनके गले में बाजू डाल दिए। शाबाश बेटा। और पापा शायद मैं इसलिए रो रही थी कि इतने दिनों से फुप्पो का फोन भी नहीं आया। आंखें रगड़कर उन्हें बताया, बस बेटा इतनी सी बात थी, हम आपकी अभी बात करा देते हैं। फौरन उन्होंने फोन अपने आगे खींचा, नंबर मिलाए। दूसरी तरफ से उनके बहनोई असगर गिलानी थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने आपा का पूछा तो उन्होंने बताया कि अयाज के घर बेटा हुआ है, वहाँ गई हैं। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। मोमल इश्तियाक से पूछ रही थी, पप्पू आई पापा? सॉरी बेटा। अलविदाई जुमलों के बाद फोन रख दिया। आपा कहीं गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तो फिर फोन करेंगे। पापा वो कब तक आएंगी? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अफसोस से उसे देखा। चलो हम अपने बेटे को पार्क लेकर चलते हैं। चले पापा। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। चलो। उसे लेकर बुआ को बताकर बाहर आ गए।